हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डिक्टेशन राष्ट्रपति अभिभाषण की जो सीरीज़ है उसका डिक्टेशन होने वाला है, जो कि 2 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। 80 शब्द वाली गति वाले डिक्टेशन को 65 मिनट में ट्रांसक्राइब करना है और 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले डिक्टेशन को 55 मिनट में ट्रांसक्राइब करके आपको पीडीएफ से अपनी गलतियां मिलानी हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अभिभाषण डिक्टेशन नंबर से मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति पर निर्भर करती है। मध्यम वर्ग के सपने जितने बड़े होंगे, राष्ट्र की प्रगति उतनी ही अधिक होगी। मेरी सरकार ने पहली बार खुले तौर पर हर अवसर पर मध्यम वर्ग के योगदान को स्वीकार किया है और उसकी सराहना की है। सरकारी कर्मचारी मध्यम वर्ग के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी हैं। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। यह निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि की नींव रखेगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाखों कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसका व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। मेरी सरकार मध्यम वर्ग के घर मालिक बनने के सपने को साकार करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। उनके सपनों को सुरक्षित रखने के लिए RERA जैसे कानून लागू किए गए हैं। गृह ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उड़ान योजना के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा करने का अपना सपना पूरा किया है। जन औषधि केंद्रों द्वारा 80% रियायती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने से नागरिकों को 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में मदद मिली है। विभिन्न विषयों में शिक्षा के लिए सीटों की संख्या में कई गुना वृद्धि से मध्यम वर्ग को काफ़ी लाभ हुआ है। राष्ट्र निर्माण में करदाताओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए मेरी सरकार ने कर संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। फेसलेस असेसमेंट शुरू करने से पारदर्शिता बढ़ी है और कर संबंधी विवाद कम हुए हैं। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिन्हें केवल पेंशन मिलती है, अब अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने के बारे में निर्णय लेने का विकल्प चुन सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त
बनाने में दृढ़ विश्वास रखती है। महिला शक्ति वंदन अधिनियम, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर में 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ रही हैं। इन समूहों को बैंक संबंधों के माध्यम से 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। मेरी सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य रखा है। आज 1.15 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां सम्मानजनक जीवन जी रही हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख दीदियां पिछले 6 महीनों में ही लखपति दीदी बनी हैं। ये महिलाएं उद्यमी बनकर अपने परिवार की आय में योगदान दे रही हैं। सभी के लिए बीमा की भावना के साथ बीमा सखी अभियान कुछ महीने पहले शुरू किया गया था। हमारी बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सखियां दूर दराज के क्षेत्रों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वहीं कृषि सखियां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियां हमारे पशुधन संसाधनों को मजबूत कर रही हैं। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का एक माध्यम बन गई है। इस संसद के लिए यह गर्व की बात है कि भारत की बेटियां अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस बल में शामिल हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व कर रही हैं। मेरी सरकार के फैसले के बाद लड़कियों ने कैडेट के रूप में राष्ट्रीय सैन्य विद्यालयों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लेना शुरू कर दिया है। हमारी बेटियां भी ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। इस संसद के माध्यम से मैं नारी शक्ति को हार्दिक बधाई देता हूँ। माननीय सदस्यगण, पिछले 1 दशक में भारत के युवाओं ने हर प्रमुख राष्ट्रीय प्रयास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली है। आज हमारे युवा स्टार्टअप, खेल और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लाखों युवा माई भारत पोर्टल के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए हैं। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उनके लिए
नए अवसर पैदा करने के लिए मेरी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम उन्हें वास्तविक कार्य वातावरण में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा। भारत में अब 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं जो नवाचार के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने में नेतृत्व का प्रदर्शन करता है। इसी प्रकार वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह 76वें स्थान से 39वें स्थान पर पहुंच गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था को नीतिगत गतिरोध की स्थिति से बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है। कोविड-19 महामारी, इसके बाद के प्रभावों और युद्ध संबंधी अनिश्चितताओं जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय स्थिरता और लचीलापन प्रदर्शित किया है, जो इसकी ताकत को साबित करता है। मेरी सरकार ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। एक राष्ट्र एक कर की भावना के साथ GST प्रणाली शुरू की गई थी, जिससे देश भर के सभी राज्यों को लाभ मिल रहा है। मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के कारण कई प्रमुख वैश्विक ब्रांड अब गर्व से अपने उत्पादों पर मेड इन इंडिया का लेबल प्रदर्शित करते हैं। बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।